Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. This is CS Udadu. I welcome you all. I hope you all are doing great. Your preparation for your exams are going wonderful. Now, what I'm here for all of you is I'm here for a very important purpose and a reason. We will be covering corporate and management accounting amendments for June 22 exams for CS Executive. Yes, you heard it right. There are some amendments for corporate and management accounting. Now, the first question in your mind, Institute has not given any supplement and not any other teacher has been initiated all these amendments. But yes, I guarantee you, if you cover all these amendments, 5 to 7 marks question you can directly see in your exams. June 22, December 22 exams, students, everybody are advised to cover these amendments and go for exam. Cost accounting students, company accounts and auditing paper, CMA inter, CA inter, everybody who will be giving exams in May and June, सबको ये applicable होता है. एंड स्पेशली मैं सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए यहाँ आया हूँ बिकॉज इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट नहीं निकाला है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो लास्ट ईयर चेंजेस करे हैं और आपके जो स्टडी मटेरियल में कुछ इनकॉर्पोरेशंस हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशंस नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको ये कवर करके जाना चाहिए बिकॉज इंस्टीट्यूट विल नॉट से कि हाँ हमने स्टडी मटेरियल में नहीं कवर किया. ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, जो भी हम बेयर एक्ट से कंपेयर करेंगे, अमेंडमेंट्स किस टॉपिक में है, कौन से चैप्टर में है, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए. डेफिनेटली यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स के नोट्स, यहाँ पे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पे यू कैन ऑल डाउनलोड द नोट्स. और यहाँ पे नोट्स में आप जैसे कि देख सकते हैं देयर आर सम अमेंडमेंट्स एंड ये आपको कवर करके जाना है इफ़ योर टारगेट इज़ अबव 80 फॉर योर CMA पेपर. तो यहाँ पे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो आपको पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का चैप्टर है आपके स्टडी मटेरियल में, जिसमें आपको शेड्यूल 3 पढ़ाया जाता है. यस, आप पढ़ चुके हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 elaborates the presentation of financial statements, P&L and balance sheet, notes to accounts, जो corporates, जो companies बनाती हैं एक फॉर्मेट में. उसमें कुछ चेंजेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2021 में ला चुका है. कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं, हमको वो कवर करने हैं बिकॉज शेड्यूल 3 से जो हमारे क्वेश्चंस हैं MCQs बहुत बनते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कर सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स यू टू हैव अपडेटेड नॉलेज. तो शेड्यूल 3 आपने पढ़ा हुआ है, मैं वो पढ़ाने नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करे हैं 2021 में विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर. एंड योर अटेम्प्ट जो अभी जून में पढ़ रहा है, आपको यहाँ पे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख सकते हैं. एंड सिमिलर इनकॉर्पोरेशंस ऑफ द डिस्क्लोजर्स एंड सिमिलर थिंग्स हैव बीन चेंज्ड इन योर प्रेजेंटेशन. कौन से चैप्टर में? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक चैप्टर आप पढ़ते हैं CMA में, उसमें आपको कारो पढ़ाया जाता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंट कारो विच इज़ एप्लीकेबल फॉर यू गाइज. कारो 2022 कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. सारे नोट्स में आपको डिटेल्स, आपको यहाँ कवरेज दी जाएगी. एंड आई गारंटी अगर आप ये लेक्चर ये आप डेफिनेटली कवर करते हैं तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का मिलेगा. शेड्यूल 3 को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए एंड जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वहाँ हम उसको माइंडसेट बनाते हुए उसको हम दिमाग में सेट करते जाएंगे. एंड डेफिनेटली आपको ये कवर बहुत सीरियसली और ध्यान से करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है बिकॉज टीचर्स विल नॉट टेल यू कि ये अमेंडमेंट हो चुका है. इंस्टीट्यूट ने भी शायद इस बार सप्लीमेंट नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया. देयर इज़ सम मिस्टेक, ह्यूमन एरर है, इंस्टीट्यूट में भी इन लोग बैठे हैं. तो देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर. शेड्यूल 3 में चेंज है, अमेंडमेंट्स हैं, तो वो आपको कवर करनी है. कारो 2020 इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन योर स्टडी मटीरियल. सो शेड्यूल 3 की अगर हम बात करें, शेड्यूल 3 हम सब पढ़ के आए हैं और अभी तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब अच्छे से कवर कर चुके हैं.
तो शेड्यूल 3 जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एमसीए के द्वारा। कौन सी डेट को? 24 मार्च 2021 को ये लाया गया नोटिफिकेशन। डेट को याद रखेंगे बिकॉज हमारा पेपर एमसीक्यू है तो डेट्स पूछी जा सकती हैं। टू इनकॉर्पोरेट वेरियस एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी विच इज कवर्ड अंडर द सेट शेड्यूल। मतलब क्या हुआ सर? 24 मार्च 2021 लास्ट ईयर, अराउंड 1 ईयर बैक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ नोटिफिकेशन लेके आया है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 के, जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। एंटिटी कौन सी? कंपनी। सारी कंपनीज पे शेड्यूल 3 लगता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। पर्पस क्या है इस अमेंडमेंट का? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये ज़रूरत लगी, हम वो जान लेते हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कुछ ज़रूरत होगी, स्टेक होल्डर्स की कुछ ज़रूरत होगी, तभी उन्होंने ऐसा कुछ किया? येस, डेफिनेटली। इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन सब्सटैंशियल चेंजेस इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाय द ऑडिटर्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है, उसकी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसमें कुछ चेंजेस लाए गए कारो के द्वारा। कारो 2020 इनकॉर्पोरेट किया गया, जो पहले दूसरा होता था, 2016 का होता था। तो यहाँ पे but no such corresponding amendments were made in the schedule for the preparation of the financial statements. Financial statement में कोई चेंज नहीं लाया गया। कारो 2020 भी एप्लीकेबल है आप पे, और ये शेड्यूल 3 में चेंजेस भी एप्लीकेबल हैं। अमेंडमेंट्स आए गए हैं एप्लीकेबल टू द ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स जो हमारा ऑडिटर बनाएगा, इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर्स। कब हमारा जो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा? ऑन और आफ्टर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2021 आर ऑफ द फॉलोइंग नेचर। मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 1 अप्रैल 2021 के बाद जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, जो अब मेरा ख़त्म हो चुका है 31 मार्च 2022 में, तो उसमें ऑडिटर रिपोर्ट्स में यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। डिस्क्लोजर्स में, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे डिस्क्लोजर्स में क्या अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स मेड टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट टू अलाइन विद द अमेंडेड कारो। अमेंडेड कारो कौन सा है भाई साहब? अमेंडेड कारो है हमारा कारो 2022। कारो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कारो चेंज हो चुका है, पूरा चेंज नहीं हुआ। देयर आर सम एडिशन ऑफ द क्लॉजेस। तो यहाँ पे विच आर एप्लीकेबल टू द ऑडिट रिपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। इस डेट के बाद जो फाइनेंशियल ईयर बिगन हुआ है, जो ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022। दिस इज़ बीइंग ओवर। तो यहाँ पे जो भी मेरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। क्या अमेंडमेंट्स हैं तो वो अब जान लेते हैं। These amendment is welcome as the original version of the CARO. A lot of information was required to be reported in the audit report without corresponding disclosure in the financial statements. पहले CARO में disclosure दिया जाता था, financial statement में नहीं दिया जाता था। अब दोनों में दिया जाएगा, और एक corresponding जब हमारी annual return बनेगी, stakeholders देखेंगे, foreign institutional investors को हम वो भेजेंगे। हमारे institutional investors, सारे investors जब पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली एक सिमेट्री बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर्स। ओनर्स वाज मोर ऑन द ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट एट द लीस्ट ऑप्टिकली इफ नॉट टेक्निकली। बहुत से कॉर्पोरेट फ्रॉड्स अभी रिसेंटली हुए हैं। ILFS का फ्रॉड हो चुका है लेटेस्ट। आप अगर देखें, बहुत पहले जाएं तो सत्यम का फ्रॉड बहुत फेमस हुआ, जेट एयरवेज हो गया, किंगफिशर हो गया, बहुत से हमारे PNB का नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ। तो यहाँ पे जब भी फ्रॉड होता है तो मैनेजमेंट पे नहीं, ऑडिटर पे यहाँ पे उंगली उठाई जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में डिस्क्लोजर्स बढ़ाए जा रहे हैं। देयर आर ऑल्सो केसेस ऑफ द मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर्स। दिस चेंज विल मेक द मैनेजमेंट ऑफ सच कंपनीज रिस्पॉन्सिव बनेगी, मैनेजमेंट केयरफुल बनेगी इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर्स। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है ऑडिटर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए, कि सारी डिस्क्लोजर्स सही तरीके से स्टेक होल्डर्स को बताई जाए। शेड्यूल 3 हम पढ़ के आए हैं,
तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट में हम डील कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द कंपनीज। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप बाय कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं इंडिया, वो पुराने वाले जो 2006 के हैं, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे देखने हैं। एंड देयर आर नॉट मेनी चेंजेस इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2015 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मुझे यहाँ पे ही देखने हैं जो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ब्रीफ ऑन द अमेंडमेंट्स ऑन द शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट फॉर द कंपनीज whose financial statement are required to comply with the accounting standards। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से? 2006 वाले जो पुराने होते थे। हम इंड AS की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले हम कौन सी चीज़ बनाते हैं? हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट में किस हेड में चेंज है? शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें रिकॉल करूँ तो क्या हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 के हिसाब से याद हमें है या हम भूल चुके हैं? हम अगर बेयर एक्ट चलें, ये मेरा बेयर एक्ट है, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है, 128, 129 शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 133 कंप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टीज़ और बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेस कॉन्ट्रवेंशन के हैं। तो 129 शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 के हिसाब से मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यहाँ प्रेजेंटेशन है, तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि कैसे करा जा रहा है। दिस इज़ द बैलेंस शीट विच कंपनीज जो बनाती हैं एज पर कंपनीज AS रूल्स 2006। हम सब जानते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मेरे को यहाँ पे देखना है कि शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स की यहाँ पे बात मेरे को करनी है। तो शेयर कैपिटल में मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। क्या बताता हूँ सर? जब मैंने आपको पढ़ाया था शेड्यूल 3, आप कहीं से भी पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल की जो मैं बात करता हूँ, शेयर कैपिटल में बहुत सी चीज़ें आती हैं। मेरे को ऑथराइज शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है सर, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि इट इज़ कम्स टू योर माइंड कि कहाँ चेंज आया है। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल मेरे को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कॉल्स इन एरियर्स हैं तो मैं माइनस कर देता हूँ, एडवांस हैं तो प्लस कर देता हूँ। और मेरे को 5% से ज़्यादा अगर कोई मेरी शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है ऑन द बैलेंस शीट डेट, मोर देन 5%, तो मुझे उसका डिस्क्लोजर करना होता है। ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। और मेरे को शेयर होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसकी क्या है होल्डिंग की कंपनी के बाद अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, और मेरी उसकी क्या है जो मेरे जॉइंट वेंचर्स सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी के जो भी एसोसिएट्स हैं उसकी मेरे को यहाँ पे शेयर होल्डिंग कितने परसेंटेज तक है वो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑलरेडी ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थे। एक और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? एक और मेरा यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था कि मैं रिकन्सिलेशन बनाता था, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स में ओपनिंग बैलेंस, शेयर इश्यूड माइनस शेयर रिडीम्ड, और यहाँ पे बायबैक हो गया, क्लोजिंग यहाँ पे मैं बैलेंस को करता था। अब मुझे शेड्यूल 3 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये पहले होता था, दिस वाज हैपनिंग बिफोर ऑल्सो। नाउ व्हाट न्यू थिंग हैज़ कम इज कि हमको जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी मुझे शेयर होल्डिंग बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट के थ्रू। अ नोट ऑन द शेयर कैपिटल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेंशन द डिटेल्स of the shareholding of the promoters along with the changes, अगर कोई उसके changes भी हुए हैं during the financial year in the following format। एक format दे दिया है। promoters कौन है साहब? promoters वो है जो मेरे कंपनीज एक्ट में promoters defined है। promoters की definition मेरी कहाँ defined है? section 2 subsection 69 defines promoters। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 69
मेरा प्रमोटर्स डिफाइन करता है। उनकी अगर शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस हैं और उनके जो पैटर्न हैं, कितने परसेंटेज हैं, वो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोजर में देने हैं। शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं 31 मार्च 2022 को देखूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। मुझे यहाँ पे टोटल बताना है, प्रमोटर्स का नाम बता दीजिए, ABC XYZ जो भी नाम होगा। नंबर ऑफ शेयर्स बता दीजिए, 1 है कि 100 है, जितने भी हैं। और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स डिटेल मुझे सेपरेटली देने हैं, इक्विटी शेयर्स के भी और प्रेफरेंस शेयर्स के भी। तो मुझे अलग अलग, अगर एक ही प्रमोटर अलग अलग मेरा यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो दोनों का मेरे ईच क्लास ऑफ शेयर्स की डिटेल सेपरेट जाएगी। यहाँ लिखा भी है डिटेल सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स। परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स, मेरे कितने परसेंटेज यहाँ पे बनती है उन टोटल शेयर्स की। और अगर कोई चेंज है ड्यूरिंग द ईयर, चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे चेंज भी परसेंटेज का बताना है। चेंज कैसे निकालेंगे? द परसेंटेज चेंज शैल बी कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जितने भी मेरे शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर थे, सपोज करो 10,000 शेयर्स थे प्रमोटर के पास बिगनिंग ऑफ द ईयर के, और मेरे यहाँ पे 15,000 एट द एंड ऑफ द ईयर हो गए, मतलब 5,000 शेयर मेरे बढ़ गए। तो मेरा 50% यहाँ पे चेंज ड्यूरिंग द ईयर हो गया, राइट। और अगर मेरा बिगनिंग ऑफ द ईयर ही नहीं है, इशूड ड्यूरिंग द ईयर है, मेरा IPO ही ड्यूरिंग द ईयर आया है, तो मैं उस डेट से यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो पॉइंट हेयर इज शेयर होल्डर की, यहाँ प्रमोटर्स जो होते हैं, मेरा जो शेयर होल्डर्स के, मेरा जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग का, जो प्रमोटर्स का पैटर्न है, सॉरी, उसका यहाँ पे डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर यहाँ पे मैंडेटरी है। जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2021 के बाद बनने वाले हैं, जो अब बनेंगे 2022 में, तो यहाँ पे 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर्स डिफाइंड है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर वो है जो डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो पर्सन है who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। हमारी एनुअल रिटर्न कौन से सेक्शन में बनती है साहब? मेरी एनुअल रिटर्न नहीं, कंपनी की एनुअल रिटर्न बनती है सेक्शन 92 के हिसाब से। और मेरा यहाँ पे प्रमोटर्स की यहाँ पे 92 सेक्शन में कहाँ ये बात लिखी हुई है? सेक्शन 92 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। Who has a control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, जिसके ऊपर कंट्रोल है affairs of the company का, in accordance with whose advice, direction and instruction of the board of directors of the company is accustomed to act, ठीक है। In the earlier scheduled shareholding of the promoters and percentage change during the year was not mentioned। तो यहाँ पे अब मेंशन कर दिया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। नंबर 2 चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड पेबल्स में। ट्रेड पेबल्स कौन से हेड में आता था सर? हम शेड्यूल 3 की अगर बात करें, शेड्यूल 3 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी साइड में, मेरा ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जा रहे हैं हम। मेरा ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज़ की साइट में आता है। करंट लायबिलिटी मेरी करंट है या नॉन करंट है, उसकी 4 कंडीशंस हैं, वो हम आपको बता चुके हैं जब हमने शेड्यूल 3 किया था। एसेट्स के भी ऐसे ही हैं, सेटल हो जाए ऑपरेटिंग साइकिल में 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट। 4 कंडीशंस हम पढ़ के आते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ट्रेड पेबल्स मेरे आते हैं। अब ट्रेड पेबल्स को 2 तरीके से यहाँ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मेरे यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। और टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल, मतलब MSMEs कि ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स मेरे आउटस्टैंडिंग कितने हैं वो अलग बता दीजिए, और अदर देन MSMEs अलग बता दीजिए। तो मेरा इस हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बन गए हैं। और यहाँ पे
ट्रेड पेबल्स को मैं क्रेडिटर्स भी कहता हूँ। जब मैं परचेजेस करता हूँ क्रेडिट पे तो मेरे क्रेडिटर्स खड़े हो जाते हैं, सर्विसेज ले लेता हूँ क्रेडिट पे तो मेरे क्रेडिटर्स खड़े हो जाते हैं। ओरिजिनल शेड्यूल में देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है जो पहले नहीं था, एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स के लिए भी आया है और क्रेडिटर्स के लिए भी आया है। तो हमारा ये एजिंग का क्या मतलब है कि हमारी एजिंग से नाम से पता चल रहा है कि हमारे ट्रेड पेबल्स जो क्रेडिटर्स हैं कितने पुराने हो चुके हैं, उनकी कितनी एज हो चुकी है, उसका अलग हिसाब से डिस्क्लोजर दे दीजिए। एंड ओनली टोटल बैलेंस वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। पहले एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ टोटल बैलेंस की यहाँ पे बात आ जाती थी। देयर वाज आल्सो नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यूज आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। कोई डिस्प्यूटेड ड्यूज है, ये सब क्यों किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने? ताकि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें बेटर डिस्क्लोजर हो सके, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लियर पिक्चर देख सकें कि कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, ताकि उनकी कितनी एज हो चुकी है उस हिसाब से मेरा यहाँ पे प्रोविज़न भी बनता है और मेरे इन्वेस्टर को समझ आता है कि जो क्रेडिटर्स की या जो मेरे प्रोविजंस बन रहे हैं, डेटर्स की जो रिकवरी है उसमें कितनी प्रॉब्लम कंपनीज को हो सकती है। तो यहाँ पे एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स और एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में भी है, दोनों में यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी गई है। अब यहाँ पे कैसे डिस्क्लोज करना है? एज पर द अमेंडेड शेड्यूल 3, companies are now required to disclose an aging schedule in respect of trade payables for the period covering less than 1 year। 1 साल से कम का एक कॉलम बनेगा, 1 to 2 years का अलग कॉलम बनेगा, 2 to 3 years and more than 3 years in the following format। मतलब कितनी पुराने मेरे क्रेडिटर्स या डेटर्स हो चुके हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। और यहाँ पे पीरियड को कैसे डिफाइन किया गया? पीरियड को कैसे डिफाइन किया गया? लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जिसकी उम्र है, 1 से 2 साल की कितनी उम्र है, 2 से 3 साल, एंड मोर देन 3 ईयर्स। फॉर्मेट बता दीजिए। फॉर्मेट मेरा प्रिस्क्राइब्ड है। दिस इज द फॉर्मेट विच द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द अमेंडेड शेड्यूल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। MSMEs, मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को MSME कहते हैं। अदर्स इन MSME अलग बता दीजिए। डिस्प्यूटेड ड्यूज, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है सर, अगर मेरे क्रेडिटर्स के साथ कुछ झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसको MSMEs के हैं वो अलग बताएंगे, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स हैं तो अलग बताएंगे। ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट, मेरे आउटस्टैंडिंग कब से मुझे देखना है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन मेरी पेमेंट ड्यू है उस दिन से मेरा वो आउटस्टैंडिंग बनता है। ठीक है। ट्रेड पेबल्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ट्रेड पेबल्स मेरी यहाँ पे लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटी क्या होती है? व्हेन देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मेरी कोई ऑब्लिगेशन है, मैंने परचेजेस करे, क्रेडिटर्स मैंने अपने खड़े करे, मुझे उनको पैसा देना है, मैंने लोन लिया, दैट इज़ माई लायबिलिटी। क्रेडिटर्स खड़े करे, दैट इज़ माई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैंने आपको बताया था कि देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो मेरी ऑब्लिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, इसकी सेटलमेंट मैं बाद में करूँगा। और यहाँ पे सेटलमेंट मेरी किस हिसाब से? यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम मेरी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो मेरे यहाँ पे फिगर्स आएंगी। 1 से 2 साल हो गए हैं मेरे को आउटस्टैंडिंग में तो मुझे यहाँ डिस्क्लोज करना है। 2 to 3 years, मोर देन 3 years, और टोटल यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे कर देंगे एंड दिस टोटल विल गो इन द बैलेंस शीट। तो ये अलग फॉर्मेट से मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये MSME क्या है? MSME बहुत सिंपल है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस
और मेरे मीडियम एंटरप्राइजेस। सेक्शन 7 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 बना के सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रो एंटरप्राइजेस अलग मेरे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं, स्मॉल अलग कर दिए हैं, मीडियम अलग कर दिए हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो, 1 करोड़ से लेस हो, और जो मेरी टर्नओवर हो, टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़। तो ये अगर क्राइटेरिया मेरा फॉलो होता है तो वो मेरी माइक्रो एंटरप्राइज है। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी है? जिसमें मेरे प्लांट एंड मशीनरी में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम हो, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, और मेरी टर्नओवर अगर मेरी लेस देन 50 करोड़ हो तो मेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस बन जाती है। मीडियम एंटरप्राइजेस मेरी कम बनती हैं जब मेरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज़ लेस देन 50 CR और मेरी टर्नओवर इज लेस देन 250 CR। इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरी ऐसे माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज बन जाती हैं। आप अपने बिजनेस को MSME के पोर्टल में, मिनिस्ट्री के एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME अलग बना दी गई है, अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक, तो हम MSME का जो क्रेडिटर है, मेरा जो ट्रेड पेबल्स है उसको अलग डिस्क्लोज कीजिए, अदर्स को अलग डिस्क्लोज कीजिए। बहुत सिंपल यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कर दिया है। अब इसका पर्पस क्या है? रेशनल फॉर द अबव इन अमेंडमेंट, इसका क्या पर्पस है, मिनिस्ट्री को क्या पड़ी थी ऐसा करने की, वो भी देख लेते हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विल रिजल्ट इन ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस है? डिस्क्लोजर ऑफ ओनली टोटल बैलेंसेस ऑफ ट्रेड पेबल्स, पहले टोटल बैलेंस ही बताया जाते थे, वर इनएडिक्वेट थे इन द एब्सेंस ऑफ एजिंग, क्योंकि पता नहीं चलता था कि कौन सा कितना पुराना क्रेडिटर या डेटर खड़ा है मेरे फाइनेंशियल्स में। सम कंपनीज कैरी ह्यूज ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ द रीजंस, बहुत से कंपनीज का बहुत बड़ा बैलेंस होता है बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से। As per the trade practice in the nature of the business, trade payables become due after a long period. Undue delay in making vendors due to liquidity issues यहाँ पे हो जाते हैं, disputes हो जाते हैं, अलग अलग requirements यहाँ पे हो जाती हैं। Wrong recording of vendors invoices due to clerical or coding errors resulting in overstatement or understatement of vendor balances and cost of purchase in inventory, बहुत सी यहाँ पे चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। Recording of the payments in the wrong vendor account, ये भी कंपनीज करती हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये यहाँ पे लाया गया है। Fake or over recording of the purchases which may indicate frauds including diversion of the funds of the company by the promoters, ये भी कंपनीज करती थी ताकि मेरी फेक रिकॉर्डिंग हो जाए परचेजेस की, सेल्स बढ़ा दी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के आसपास। तो यहाँ पे परचेजेस क्यों बढ़ाएंगे? फेक करके, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस को, प्रॉफिट या लॉसेस को मैनेज करने के लिए, कम या बढ़ाने के लिए। ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स और रिसीविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन अकाउंट। तो ये बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने यहाँ पे चेंज किया। सिमिलर इज़ फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके एसेट्स हैं, आपके एसेट साइड में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स का पहले क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था? पहले 6 मंथ्स के जितने ट्रेड रिसीवेबल्स होते थे उसको यहाँ पे डेटर्स एक्सीडिंग 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कलेक्शन, तो यहाँ पे जो मेरे 6 मंथ्स के एक्सीड हो जाते थे डेटर्स, उसको मैं अलग से डिस्क्लोज करता था अलग से, और उसको मैं फिर अदर डेटर से ऐड कर देता था। और माइनस अगर कोई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो, मैंने डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न बना रखा है AS4 के हिसाब से, बिकॉज हमारे प्रोविज़न कब बनता है? व्हेन इट इज़ प्रोबेबल, कोई प्रोबेबल हो कि यहाँ पे मेरा इवेंट है कि हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, there is a probability that there will be outflow for the resources, और उसका reliable estimate हम amount का बता सकें on the balance sheet date, तो हम यहाँ पे provision for doubtful debts बना लेते हैं।
उसको हम माइनस करते थे और यहाँ पे हम टोटल बैलेंस स्टेटस का दिखा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ चेंज, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स की जगह एजिंग ऑफ ट्रेड पे रिसीवेबल्स बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे भी आ चुका है। सिमिलर रिक्वायरमेंट है ट्रेड पेबल्स की। एज पर द अमेंडेड शेड्यूल कंपनीज आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एन एजिंग शेड्यूल इन रिस्पेक्ट टू द ट्रेड पेबल्स। दिस इज नॉट ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे करेक्शन है, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो हम ऊपर पढ़ा है। ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द पीरियड कवरिंग लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम, 6 मंथ से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर्स, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कैसा फॉर्मेट बनाया है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत होशियार तरीके से काम कर रही है और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स अलग बता दीजिए जो आपको कंसिडर्ड गुड हैं। मतलब ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसे जो मेरे डेटर्स हैं जो मेरे गुड कंसिडर्ड हैं, ये गुड कंसिडर्ड उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है, मतलब मेरे उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है और मेरे वो पुराने कस्टमर हैं, मैं उनको डेफिनेटली मेरा वहाँ से पैसा रिकवर हो जाएगा। मतलब यही है, क्योंकि मेरे डेटर्स कब खड़े होते हैं? डेटर्स टू सेल हम एंट्री मारते हैं, हमारी क्रेडिट सेल्स पे डेटर्स खड़े होते हैं, तो मेरी पुरानी पार्टीज़ हैं, पहचान की हैं, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैं उसको कंसिडर्ड गुड की कैटेगरी में रखूँगा। और लेस देन 6 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर का जो भी मैं क्रेडिट पीरियड देता हूँ, आउटस्टैंडिंग कहाँ से मानेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। जो भी मेरी ड्यू डेट होती है पेमेंट की, उस इनवॉइस के हिसाब से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, अभी डिस्प्यूट अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मुझे डाउटफुल लग रहा है कि शायद पेमेंट मेरी अटक सकती है। ऐसे भी मेरे डेटर्स होंगे, तो मेरे अगर डिस्प्यूट नहीं है और मेरी लग रहा है पेमेंट अटक सकती है, तो मैं अलग डिस्क्लोज करूंगा और मेरा आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट से अलग कैटेगरी में आएगा। डिस्प्यूट मेरा चल रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का कंसिडर्ड गुड, ऐसा रेयर होगा क्योंकि डिस्प्यूट मेरा कंसिडर्ड गुड के साथ रेयर होगा, उसको अलग करेंगे। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड डाउटफुल, इसका तो मैं ऑलरेडी प्रोविज़न बना के चलूँगा क्योंकि मेरा चांसेस कम ही होगा कि मेरा यहाँ पे रिकवरी आएगी, फिर भी मैं लड़ूंगा डिस्प्यूट तो मेरा यहाँ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो मेरे डेटर्स हैं, जो मेरे यहाँ पे क्रेडिट सेल से खड़े होते हैं, उसको मैं 4 भागों में अलग अलग तरीके से डिस्क्लोज करने वाला हूँ। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट के यहाँ पे अलग कॉलम में जितना भी पीरियड होगा, मेरे इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए साहब कि मेरे कंपनी में जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितने डेटर्स अनडिस्प्यूटेड हैं, गुड हैं या doubtful है। Additionally, companies are required to disclose trade receivable categorized under the head categorized at considered good, doubtful and credit impaired। और यहाँ पे एक और कैटेगरी में मेरे को यहाँ पे डिस्क्लोज करना है ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस विद देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क अनडिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड। पर्पस क्या है, रेशनल क्या है, वो भी जान लेते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऐसे ही कमेंट तो नहीं करेगी, एजिंग शेड्यूल तो नहीं लाएगी। एडिशनल डिस्क्लोजर्स विल रिजल्ट इन ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी सिमिलर टू ट्रेड पेबल्स, यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि दोनों में सिमिलर ही मेरे को एजिंग शेड्यूल ऐड करे हैं। Provides broad indicators of the health of the trade receivables portfolio of the company, which is generally a significant component of the balance sheet for the stakeholders। मेरा यहाँ पे जो stakeholders हैं उनको यहाँ पे disclose करने की बहुत ज़रूरत है। Disclosure of disputed old balances with the significant increase in the risk is a good starting point to ask probing of the relevant questions of the management of the company। सिमिलरली यहाँ पे ओवर बुकिंग ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्रेडिट सेल्स पे डेटर्स खड़े होते हैं, तो ओवर बुक जो सेल्स इनवॉइस हो जाते हैं पर्टिकुलरली नियर टू द ईयर एंड, जो मेरे 31 मार्च के आसपास होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने कभी बनाए हो या देखे हो, विद अ व्यू टू ओवरस्टेट द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्यों कंपनी प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है? क्योंकि 31 मार्च की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ईयर एंड पे
पिछले साल से कंपैरिजन करके मेरी वो स्टॉक एक्सचेंज में जाती है, सेबी में जाती है, उस हिसाब से मेरा लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस अप डाउन वैल्यूएशन सब चेंज हो जाती है. इन द केस ऑफ ओवर बुकिंग ऑफ द सेल्स इज जनरली रिवर्स्ड आफ्टर द ईयर एंड बाय कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइसेस, raising credit notes by the way of discount, rebates, claims, sales returns, etc. Fake accounting of non-existing sales which will inflate. Fake accounting भी कुछ कंपनी करती हैं, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए एक किया गया है. और भी बहुत से यहाँ पे रीजंस हैं. इनकम टैक्स और जीएसटी को इवेड करने के लिए, कमिट फ्रॉड बाय डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, ट्रेड पेबल्स देख लिया, ट्रेड रिसीवेबल्स देख लिया. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स. यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसमें समझने वाला चेंज आया है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर मैं बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में बात करूं तो कहाँ आता है सर? एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अलग हेडिंग यहाँ पे बन गई है. नाउ करंट, नॉन करंट एसेट्स में जो पहला सब हेडिंग थी वो पहले क्या होती थी? आपको याद हो तो पहले वो फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानी जाती थी. Now it has been replaced and substituted by property, plant and equipment AS10 के हिसाब से, and intangible assets. और उसके नीचे जो भी हेडिंग है उसमें आपको PPE की अलग इन्फॉर्मेशन देनी है, intangible assets की अलग, capital work in progress अलग, intangible assets under development की अलग इन्फॉर्मेशन देनी है. तो this is the disclosure as per schedule 3 which is required now. Capital work in progress क्या होता है? जो कंपनी अपने खुद का एसेट जनरेट कर रही है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, कुछ बिल्डिंग जनरेट हो रही है, अभी वो पूरी नहीं हुई है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इंटैंजिबल एसेट्स गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. और फिक्स्ड एसेट्स की जगह पीपीई में यहाँ पे डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है. तो अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो अमेंडमेंट क्या आई है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स में? छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जिसको मैं पीपीई प्यार से कहता हूँ, उसमें क्या है सर? मेरा यहाँ पे जो इंटैंजिबल एसेट्स की अलग डिस्क्लोजर है. इंटैंजिबल एसेट्स में आ गया क्या क्या? गुडविल आ गई, ट्रेडमार्क्स आ गए, मेरे यहाँ पे पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, लाइसेंसेस आ गए, ये सब की अलग डिस्क्लोजर है. सॉफ्टवेयर कोई मेरा कंप्यूटर का है, एक्सेट्रा. और मेरी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल मेरी अलग है पीपीई में, जिसमें मेरे लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया, व्हीकल्स आ गए, इसमें ऑफिस के इक्विपमेंट्स आ गए, लैपटॉप वगैरह भी आ गया, जो भी मेरे यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स है. तो मेरे यहाँ पे एज पर द अमेंडमेंट क्या कहती है? इन रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स. मतलब ये टैंजिबल एसेट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे और इनटैंजिबल एसेट्स दोनों के मेरे यहाँ पे रिकंसिलेशन बनती है, पहले ही बनती है. ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट का यहाँ पे रिकंसिलेशन बनता है, जिसमें हम नेट कैरिंग अमाउंट में डेप्रिसिएशन हो गया, एडिशन हो गया, कुछ इम्पेयरमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, उसका यहाँ पे हम कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, यहाँ पे हम रिकंसिलेशन बनाते हैं. एक अलग से लाइन आपको ऐड करनी है. एन एडिशनल लाइन आइटम इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड. क्या? अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन. अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टैंजिबल एसेट्स में या इनटैंजिबल एसेट्स में, ईच क्लास है,
टैंजिबल में भी लगता है, इंटैंजिबल में भी लगता है। अगर कोई मेरा रीवैल्यूएशन हुआ है, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रीवैल्यूएशन बता दीजिए। हर केस में नहीं बताना है, तब बताना है इफ चेंज ऑफ रीवैल्यूएशन इज 10% ऑफ मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई। मतलब अगर मेरा जो चेंज है वो 10% से ज्यादा है, इफ चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी। ईच क्लास मतलब टैंजिबल का अलग, इंटैंजिबल का अलग, गुडविल, ट्रेडमार्क सबका, ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट 10% से ज्यादा चेंज होना चाहिए इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोजर में देने की जरूरत है। ठीक है सर, छोटी सी बात है। एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो अब आपको फॉलो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग में। और ये पहले सिर्फ और सिर्फ अर्लियर वॉज इन कारो। पहले ये रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ कारो में थी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 में भी कर दी है। तो दोनों जगह अब इंफॉर्मेशन चाहिए। टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। ऐसे टाइटल डीड्स आपको डिस्क्लोज करने हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं, नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी है। कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय, अदर दैन properties where the company is a lessee and the lease agreements are duly extracted in the favor of the lessee। मतलब सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो भी कंपनी के नाम पे हैं सब यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर कंपनी ने कोई लीज पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रखी है और कंपनी लेसी है, लेसी कौन होता है? जो लीज पे एक प्रॉपर्टी इंजॉय करता है। लेसर कौन होता है? ओनर जो होता है। एंड द लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द लेसी। कंपनी के ही फेवर में एग्रीमेंट है। whose title deeds are not in the name of the company in the following format and where such immovable property is jointly held with the others। कोई jointly held property है, details are required to be given in the extent of the company's share as under। उसकी भी डिटेल दे दीजिए। रेलिवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, पीपीई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का, लैंड का अलग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग का अलग इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी में अलग, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू मेरी कितनी है वो बता दीजिए, टाइटल डीड किसके नाम पे वो है प्रॉपर्टी वो बता दीजिए, और क्या बताएंगे? वेदर टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव, प्रमोटर, एम्प्लॉय, कोई अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो बता दीजिए, किस डेट से प्रॉपर्टी हेल्ड है वो बता दीजिए, रीज़न फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है तो बता दीजिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का अलग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग है, और पीपीई रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर द डिस्पोजल अदर्स, ये भी अलग आपको बताने की ज़रूरत है। ओरिजिनल शेड्यूल में पहले जो था देयर वाज नो सच रिक्वायरमेंट, दिस इज़ अ न्यू रिक्वायरमेंट विच कंपनीज नीड टू डिस्क्लोज द टाइटल डीड्स, जो भी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे हैं वो बताने की ज़रूरत है। डिस्क्लोजर ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया है तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। वेयर द कंपनी हैज़ रीवैल्यूएट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं क्योंकि अब AS 10 PPE के हिसाब से चलता है, और बैलेंस शीट में भी इसलिए नाम फिक्स्ड एसेट से रिप्लेस करके PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया है। द कंपनी शैल डिस्क्लोज वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, डिफाइंड रूल 2 ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। आप सब जानते हैं जो वैल्यूएशन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट एक वैल्यूएशन का एग्जाम क्लियर करके रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। तो क्या वो वैल्यूएशन उन्होंने करी है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने, वो यहाँ पे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है जो रूल्स में लिखा है। डिस्क्लोजर और किस चीज़ का देना है साहब? डिस्क्लोजर देना है लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर, KMP एंड रिलेटेड पार्टीज। तो यहाँ पे
बहुत आराम से अगर मैं बात करूं तो मेरा कोई भी लोन एंड एडवांसेस डायरेक्टर्स को दिया गया हो, या कोई लोन एंड एडवांसेस केएमपी को दिया गया हो, या कोई रिलेटेड पार्टी को दिया गया हो, तो वो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोजर में बताना है। मेरा यहाँ पे केएमपी में कंपनी सेक्रेटरी आता है, नहीं आता है? क्या आप केएमपी में हैं? यस, डेफिनेटली है। केएमपी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51। सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, सब यहाँ पे आते हैं। डायरेक्टर्स में सारे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सब आ गए। रिलेटेड पार्टीज कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन मेरा है 188 रिलेटेड पार्टीज के लिए, और मेरी इसको लिंक करके सेक्शन मेरा कौन सा है? 2 सबसेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट में मेरा यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज का क्लॉज है। तो कंपनी सेक्रेटरी और यहाँ पे सीएफओ सब मेरे केएमपी में आते हैं। आप भी केएमपी हैं। Where the loans or advances in the nature of the loans granted to the promoters, promoters कहाँ defined है मैं आपको बता चुका हूँ। Directors, KMP and other related parties as defined under the Companies Act either severally or jointly, अलग से या मिल बांट के अगर कोई लोन दिया है, with any other person that are repayable on demand or without specifying any terms for payment of repayment, मुझे यहाँ पे सब बताने की ज़रूरत है। तो मेरा यहाँ पे कैसा यहाँ पे टेबल बनता है? डिस्क्लोजर्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। टाइप ऑफ द बोरर मेरा प्रमोटर हो सकता है, डायरेक्टर, केएमपी, रिलेटेड पार्टीज। अमाउंट ऑफ लोन क्या है? अमाउंट बता दीजिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ द लोन? जितने भी टोटल लोन्स है उसका कितना परसेंटेज है वो भी बताना ज़रूरी है। द अबव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल ऑन द क्वांटम ऑफ द लेंडिंग ऑफ द अबव रिलेटेड एंटिटीज एंड एज टू मटीरियलिटी ऑफ द बैलेंस एज कंपेयर टू द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस। It may be noted that most corporate frauds were committed by diversion of the company's funds. इसको highlight कीजिए। ये नोट किया जाता है that most corporate frauds were committed by diversion of company's funds borrowed or owned to direct or indirect related parties, and high quantum and frequencies of such transaction may be indicators of potential risk ऑन अकाउंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। तो ये इसी वजह से यहाँ पे ये डिस्क्लोज करने की इस बात आई है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स मेरे यहाँ पे रिसेंटली इंडिया में हुए हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इंडिया में हुए हैं क्या आप जानते हैं? मेरे यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स लेटेस्ट जो हैं आप लिख सकते हैं ILNFS, भूषण स्टील का जो फ्रॉड हुआ जिसको टाटा ने एक्वायर कर लिया है, सत्यम का मेरा पुराना फ्रॉड था, PNB का फ्रॉड हुआ, जेट एयरवेज, किंगफिशर, ये जो भी मेरे विजय माल्या का जो फ्रॉड हुआ, नीरव मोदी, जो भी मेरे कॉर्पोरेट में फ्रॉड्स हुए हैं, डाइवर्जन ऑफ कंपनी फंड्स बोरोड और ओन टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड पार्टीज की वजह से ही हुए हैं। तो इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चाहती है सारे इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स को जितने भी लोन्स कंपनी दे रही है, चाहे वो केएमपीज़ हैं, रिलेटेड पार्टीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, अमाउंट भी बता दीजिए और परसेंटेज कितना दिया है वो भी बताना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है। ठीक है। द शेड्यूल ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ एजिंग ऑफ सच बैलेंसेज एज इन द केस ऑफ द ट्रेड डेटर्स। इसमें भी एजिंग की बात है, एजिंग के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्लोजर लगेगा, क्योंकि अगर कोई लोन 6 महीने पुराना है, 1 से 2 साल पुराना है, 2 से 3 साल पुराना है, ट्रेड डेटर्स के हिसाब से, and old balances are high in the case of the red alert, requiring the justification from the management by the auditor as well. In case there is no justifiable reasons, auditor would need to consider impact of the audit report. Auditor report में auditor यहाँ पे एक impact दे सकता है, adverse report दे सकता है, और यहाँ पे एजिंग के हिसाब से आपको बताने की ज़रूरत है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी एजिंग शेड्यूल लगता है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ PPE फिक्स्ड एसेट्स में जो आते थे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी एजिंग शेड्यूल लगेगा। कैसे लगेगा? CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेस देन 1 ईयर, अमाउंट अलग है, 1 to 2 years, 2 to 3 years, और टोटल अलग है,
प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, कौन से प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में है, प्रोजेक्ट्स टेम्परली सस्पेंडेड, शुरू होके सस्पेंड हो गए, और कौन से प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में है, सबको अलग अलग बता दीजिए। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में भी एजिंग शेड्यूल, मतलब एजिंग शेड्यूल सब में लग गया। एजिंग शेड्यूल इज फॉर ट्रेड डेटर्स, फॉर ट्रेड पेबल्स, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, और यहाँ पे भी हमारा ट्रेड पेबल्स की यहाँ बात आ गई फॉर लोन्स व्हेन गिवन टू डायरेक्टर्स, KMP और रिलेटेड पार्टीज। आर यू विद मी? यस, नो? यस। तो एजिंग शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंफॉर्मेशन देनी है, बेनामी प्रॉपर्टी है, अगर कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी कोई हेल्ड करती है तो उसको डिस्क्लोज करना है, और अगर प्रोसीडिंग्स उसकी इनिशिएट हो गई है या पेंडिंग है तब भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, कहाँ डिफाइंड है? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड रूल्स देयर अंडर द कंपनी शैल डिस्क्लोज। क्या डिस्क्लोज करेगी? डिटेल्स बता दीजिए सच प्रॉपर्टी की, और किस साल एक्वायर किया था, अमाउंट कितने का एक्वायर किया था, बेनिफिशियरीज कौन है। अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है, द प्रॉपर्टी इज इन द बुक्स, देन रेफरेंस टू द आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। प्रॉपर्टी नहीं है बुक्स में, देन फैक्ट्स बता दीजिए रीजंस के साथ। Where there are proceedings against the company under this, then the details shall be provided. Nature of the proceedings, status and same shall be this. सब बताने की जरूरत है। डिटेल्स ऑफ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है। विद द कंपनी हैज बोरोइंग्स फ्रॉम, कहाँ से? बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, HDFC जैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को कुछ सिक्योरिटी देके अगर मैंने कोई बोरोइंग्स ले रखी है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोजर की जरूरत है। Whether the quarterly returns or statement of the current assets filed by the company with the banks or financial statement are in agreement with the books of accounts। आप सब जानते हैं quarterly returns जाती है कंपनीज की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, वो एग्रीमेंट में है। इफ नॉट तो रिकन्सिलेशन एंड रीजंस फॉर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, मतलब अगर वो नहीं है तो रिकन्सिलेशन दे दीजिए और बता दीजिए क्या रीजंस हैं गड़बड़ के, मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज के। विलफुल डिफॉल्टर, अगर कंपनी डिक्लेयर कर दी गई है विलफुल डिफॉल्टर, कौन डिक्लेयर करेगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब कोई डिफॉल्ट करेगी कंपनी, रीपेमेंट ऑफ द लोन्स और रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स या रीपेमेंट ऑफ एनीथिंग जो कंपनी ऑब्लाइज्ड है, कोई ऑब्लिगेशन है। द फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी गिवन। डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज अ विलफुल डिफॉल्टर, किस दिन डेट पे आप डिक्लेयर किए गए हैं। डिटेल्स ऑफ द डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ द डिफॉल्ट्स भी आपको बताने की जरूरत है। विलफुल डिफॉल्टर हियर मीन्स अ पर्सन और इशूअर who is which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof in accordance with the guidelines of willful defaulter issued कौन करता है? Reserve Bank of India। आप सब जानते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं हम। रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 248 के तहत 248 में ROC जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है बड़े सारे रीजंस की वजह से। इफ द कंपनी हैज़ फेल्ड टू कमेंस द बिजनेस फॉर 1 year, हैज़ फेल्ड टू फाइल द फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न एंड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 92, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे तो स्ट्रक ऑफ कर सकता है, और बहुत लाखों कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्ट्राइक ऑफ करी भी हैं। यहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी ने करी है स्ट्राइक ऑफ कंपनी के साथ, और जो सेक्शन 248 में डिफाइंड है, तो कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या डिटेल्स बता दीजिए सर? बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है क्योंकि फ्रॉड्स बहुत हो गए रिसेंटली। नेम ऑफ द स्ट्रक ऑफ कंपनी, क्योंकि ये स्ट्रक ऑफ कंपनी कौन सी है? जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, डब्बा कंपनी थी, कुछ बिजनेस नहीं करती थी, इनकॉर्पोरेट करके छोड़ दी गई, सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स के लिए ट्रांजैक्शंस की जाती थी, तो उन सब को स्ट्राइक ऑफ किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा। नेम ऑफ द स्ट्राइक ऑफ कंपनी बता दीजिए। नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसके साथ क्या करी है? इन्वेस्टमेंट करी है, रिसीवेबल करे हैं, पेबल्स करे हैं, शेयर्स हेल्ड करे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं वो बता दीजिए, बैलेंस कितना है वो बता दीजिए, रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी, कोई रिलेशनशिप है तो वो भी बता दीजिए। तो बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी है इन्वेस्टर्स को, ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये भी बताने की ज़रूरत है।
कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द कंपनी, हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में कंपनीज एक्ट में, तो वो भी यहाँ पे आपको देखना है। अगर कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया है तो नेम एंड सिन ऑफ द कंपनीज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लेयर्स एंड द रिलेशनशिप एक्सटेंड टू द होल्डिंग एंड कंपनी डाउनस्ट्रीम कंपनी शैल बी डिस्क्लोज्ड। अगर वो कंप्लाई नहीं है तो जो नेम और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN और तो कंपनीज का होता है, जो भी स्पेसिफाइड लेयर्स हैं उसके अलावा जो भी डाउनस्ट्रीम है कंपनीज होल्डिंग के, वो आपको डिस्क्लोज करना है। रेशियोज आपको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, अब है। करंट रेशियो बता दीजिए, डेट इक्विटी रेशियो बता दीजिए, सब हम FM में पढ़ते हैं। आपके अकाउंट्स में ही रेशियोज का चैप्टर है जिसमें सब आप पढ़ते हैं। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, ये सब कंपनी बताएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये सारे टर्नओवर रेशियोज हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरे को पता चलता रहे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना उसका रेशियो है, कितना कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न है, कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कंपनी को बतानी है। कंप्लायंस विद द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, where the scheme of arrangement has been approved by the competent authority in terms of section 230 and 237 of the Companies Act. Competent authority कौन सी है? National Company Law Tribunal NCLT या Appellate Tribunal। अगर कोई अरेंजमेंट जो कॉम्प्रोमाइज़ का, अमेलगमेशन का अप्रूव कर दिया गया है 230 to 237 के हिसाब से, तो कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना है? Company shall disclose the effect of such scheme or arrangement have been accounted for in the books of accounts of the company in accordance with the scheme, and in accordance with the accounting standard, and deviation in this regard shall be explained of the holding company in such downstream company shall be disclosed। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मेरा अप्रूव हो चुका है तो कंपनी क्या करेगी साहब? डिस्क्लोज करेगी। इफेक्ट क्या होगा उसका, सच अरेंजमेंट का? has been accounted for the books of accounts of the company in accordance with the scheme and in accordance with the accounting standard। क्या वो accounting standard के हिसाब से है? as defined under section 133। AS लगते हैं तो normal AS, Ind AS लगते हैं तो Ind AS के हिसाब से, and the deviation in this regard shall be explained of the holding of the company in such downstream companies shall be disclosed। तो यहाँ पे मेरे शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स ख़त्म होते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली कारो 2022। These are the amendments which are applicable as far as Schedule 3 is concerned for your exams. These are very important। इसके ऊपर MCQs बन सकते हैं। We'll practice that also। और यहाँ पे हम ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं बिकॉज कारो 2020 इज़ अ सेपरेट टॉपिक, हम उसको सेपरेटली पढ़ाएंगे और इसको भी कवर करके आपको जाना है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, उसमें ये अमेंडमेंट्स थी। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसको कवर करके जाइए एंड डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय। जय हिंद। बाय बाय।